भारत में गरीबी रेखा तय करना केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि देश में कौन-कौन लोग सरकारी सहायता, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के पात्र माने जाएंगे। आज़ादी के बाद से भारत में गरीबी मापने की पद्धति कई बार बदली गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था, उपभोग पैटर्न और जीवन की ज़रूरतें लगातार बदलती रही हैं। भारत में गरीबी रेखा तय करने की पहली व्यवस्थित कोशिश 1962 में हुई, जब योजना आयोग के एक कार्यदल ने न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को आधार बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन का मानक तय किया गया। उस समय माना गया कि जो व्यक्ति इतनी कैलोरी भी नहीं ले पा रहा है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। इसके बाद 1979 में वाई के अलग समिति आई। इस समिति ने पहली बार यह सिफारिश की कि गरीबी रेखा को उपभोक्ता व्यय से जोड़ा जाए, न कि केवल आय से। यानी सवाल ये नहीं कि व्यक्ति कितना कमाता है, बल्कि ये कि वो न्यूनतम जरूरतों पर कितना खर्च कर पा रहा है। यहीं से खपत आधारित गरीबी रेखा की अवधारणा मजबूत हुई। अलग समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लंबे समय तक लगाया जाता रहा। इसके बाद 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन हुआ, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये समिति बेहद महत्वपूर्ण है। लकड़ावाला समिति ने अलग समिति की कैलोरी पद्धति को बनाए रखा, लेकिन कुछ अहम सुधार किए। इसने राज्य स्तरीय गरीबी रेखा तय करने की सिफारिश की और कीमतों के अंतर को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के इस्तेमाल पर जोर दिया। 1997 में सरकार द्वारा इसे अपनाने के बाद लंबे समय तक भारत में गरीबी के आधिकारिक आंकड़े लकड़ावाला समिति की पद्धति से ही जारी किए जाते रहे। समस्या ये थी कि समय के साथ लोगों की जरूरतें बदल रही थीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और ईंधन जैसे खर्च बढ़ चुके थे, लेकिन गरीबी रेखा अब भी मुख्यतः भोजन तक सीमित थी। इसी पृष्ठभूमि में 2009 में तेंदुलकर समिति गठित की गई। तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापने की दिशा ही बदल दी। इसने कैलोरी आधारित दृष्टिकोण से हटकर उपभोग व्यय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं के खर्च को भी शामिल किया गया। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार इसी पद्धति से भारत में लगभग 21.9% आबादी को गरीब माना गया। इस समिति ने कहा कि केवल भोजन पर खर्च से गरीबी नहीं मापी जा सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, परिवहन जैसे खर्च भी जीवन का हिस्सा है। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा तय की और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO के डेटा को आधार बनाया तथा गरीबी रेखा को अधिक यथार्थवादी बनाने की कोशिश की। हालांकि तेंदुलकर समिति की भी आलोचना हुई। कहा गया कि गरीबी रेखा बहुत नीचे तय की गई है और वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को नहीं दर्शाती। इसी आलोचना के बीच 2012 में रंगराजन समिति का गठन हुआ। रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की। इसने भोजन के साथ साथ गैर खाद्य आवश्यकताओं जैसे कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन को अधिक व्यापक रूप से शामिल किया। इस समिति ने तेंदुलकर समिति की तुलना में गरीबी रेखा को ऊपर रखा और इसके अनुसार भारत में गरीबी की दर लगभग 29.5% बताई गई। हालांकि इस पद्धति को आधिकारिक रूप से पूरी तरह लागू नहीं किया गया। 2014 के बाद योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। इसके बाद से भारत में कोई नई आधिकारिक गरीबी रेखा घोषित नहीं की गई है। वर्तमान में सरकार गरीबी मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का उपयोग कर रही है, जिसमें केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आवास, बिजली और जीवन स्तर जैसे कई संकेतकों को शामिल किया जाता है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये बदलाव दर्शाता है कि सरकार अब गरीबी को केवल आय की समस्या नहीं बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता से जोड़कर देख रही है। इस पूरे विकास क्रम से ये स्पष्ट होता है कि भारत में गरीबी रेखा एक स्थिर अवधारणा नहीं रही है। अलग समिति से लेकर लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों तक गरीबी को समझने का नजरिया लगातार विकसित हुआ है। आज बहुआयामी दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि गरीबी केवल भूख नहीं बल्कि अवसरों की कमी का भी नाम है।